फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस भंडार विद कौशल में। आज के वीडियो में हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास में मराठों ने सबसे अधिक और महत्वपूर्ण भूमिका दक्कन वाले क्षेत्र में निभाया था। दक्कन वाले क्षेत्र कहने का मतलब जो आपका कर्नाटक और जो महाराष्ट्र का एरिया आता है वो आपका दक्कन वाला क्षेत्र कहलाता है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपका मराठा निभाते हैं। मराठों में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में उभर के आते हैं वो आपके शिवाजी होते हैं। शिवाजी पूना जैसे छोटे से जागीर से उठकर एक विशाल मराठा साम्राज्य का निर्माण करते हैं, जिसे इतिहास में मराठवाड़ा कहा गया है। उस समय मराठवाड़ा के अंतर्गत आपका पूरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा आता था। तो शिवाजी के प्रतिनिधित्व में क्या रहा मराठों के उत्थान का कारण, वो हम जानने का प्रयास करते हैं। तो मराठों के उत्कर्ष का कारण, सबसे पहला कारण के रूप में आपका आता है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। क्योंकि उस समय महाराष्ट्र आपका नदी, तालाब, झरना, पहाड़ी वाला एरिया होने के कारण यहाँ के जो लोग होते थे वो जुझारू व्यक्तित्व के होते थे। साथ ही साथ ये आपके अधिक श्रम शक्तिशाली भी होते थे। एवं जो सबसे इनमें जो मेन खूबी था, पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने के कारण यहाँ के लोग जो थे एक छापामार युद्ध पद्धति, जिसे गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी कहा जाता है। इस युद्ध जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति है उसका जो विकास किए थे वो मलिक अंबर को जाता है। इसके बाद शिवाजी और उसके बाद बाजीराव प्रथम जो है इस गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अधिक विकसित करते हैं। तो चूंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोग इस युद्ध नीति में सबसे अधिक कुशल होते हैं। तो महाराष्ट्र की ये रहा भौगोलिक स्थिति। उसके बाद चूंकि 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के मध्य में आपका धार्मिक आंदोलन का दौर होता है, जिसमें महाराष्ट्र में मुख्य रूप से आपके तुकाराम, रामदास, वामन पंडित, एकनाथ जैसे धर्म सुधारकों का जन्म होता है। और इन्हीं धर्म सुधारकों के धार्मिक आंदोलन की वजह से महाराष्ट्र में आपका मराठों के उत्कर्ष का एक कारण ये भी बनता है। ये जो धर्म सुधारक होते हैं ये अपने उपदेशों को मराठी भाषा में देते हैं और इनके उपदेशों के वजह से ही लोगों में नई चेतना आती है और मराठा नामक एक नया साम्राज्य उत्पन्न होता है, जिसमें मुख्य भूमिका आपका शिवाजी निभाते हैं। साथ ही साथ जब मराठा का उत्कर्ष हो रहा होता है उस समय जो आपके मुगल शासन में जो काबिज होते हैं वो आपके औरंगजेब होते हैं। तो औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के कारण ही मराठा का उत्थान एक महत्वपूर्ण कारण भी माना जाता है। क्योंकि जो औरंगजेब होते हैं वो मुस्लिम होते हैं और वो दक्षिण वाले क्षेत्र में अपना अधिकार पूर्ण रूप से जमा लेना चाहते हैं। इसीलिए जो दक्कन वाले क्षेत्र में अर्थात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो शिवाजी एक नेता के रूप में उभर के आते हैं और शिवाजी जो है मुगलों से सबसे अधिक विद्रोह करते हैं। तो सबसे अधिक विद्रोह जो मुगलों का किए थे वो आपका मराठा ने किया था। मराठों में भी सबसे अधिक आपके शिवाजी करने वाले होते हैं। तो ये आपका रहा मराठों के उत्कर्ष का कुछ प्रारंभिक कारण। अगर हम मराठों के इतिहास के बारे में जानना चाहें तो क्या है इसका प्रारंभिक स्रोत, ये भी जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सभासद थे, ये शिवाजी के दरबार में एक इतिहासकार थे और इन्होंने शिवाजी की जीवनी लिखी थी एवं शिवाजी का क्या रहा प्रशासन उसका भी उल्लेख किया था। इनको बखर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही साथ जो खफी खान थे ये भी शिवाजी के दरबार में एक विद्वान थे, एक मंत्री के पद पर रहते हैं। और खफी खान ने मुंतखब उल लुबाब नामक एक रचना किया था, जिसमें मुख्य रूप से शिवाजी के शासन प्रशासन और शिवाजी के जीवनी का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो खफी खान थे, खफी खान ने अपने इस रचना में शिवाजी को शैतान का चतुर बेटा कहकर संबोधित करते हैं। साथ ही साथ औरंगजेब जो होते हैं वो शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहकर संबोधित करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बताइए
शिवाजी को शैतान का चतुर बेटा कहकर संबोधित किया था। तो किसने, किसकी रचना में? तो ये खफी खान द्वारा मुंतखब उल लुबाब नामक रचना में। साथ ही साथ औरंगजेब ने किसे पहाड़ी चूहा की संज्ञा दी थी? तो ये आपका शिवाजी को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। साथ ही साथ ग्रांड डफ नामक एक इतिहासकार थे, इन्होंने भी मराठों का इतिहास लिखा था और इसके बाद इनकी रचना में भी हमें मराठों का इतिहास जानने का स्रोत मिलता है। तो ये रहा आपका कुछ स्टार्टिंग का प्रारंभिक स्रोत। इसके अलावा जो आपका रामदास थे, समर्थ रामदास, ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो इनके रामदास द्वारा भी एक लिखित रचना है जिनका नाम है 10 बोध। तो 10 बोध की रचना रामदास ने किया था और इन्हीं के प्रेरणा स्रोत से एक विशाल मराठा साम्राज्य की स्थापना आपके शिवाजी करते हैं। इनका रामदास का एक प्रसिद्ध कथन भी था कि उठो शिवाजी, अब समय आ गया है कि अब गौ ब्राह्मण की रक्षा करो एवं मराठा साम्राज्य का निर्माण करो। क्योंकि उस समय जो औरंगजेब होते हैं वो दक्कन वाले क्षेत्र में, दक्षिण भारत के क्षेत्र में पूर्ण रूप से इनको हराकर अपने कब्जे में इन्हें लेना चाहते हैं, जो कि शिवाजी नहीं होने देना चाहते हैं। इसी को लेकर मुगलों और शिवाजी के बीच में कई सारे युद्ध भी होते हैं, कई सारे सैन्य अभियान भी चलते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्या रहा शिवाजी का व्यक्तित्व और क्या रहा इनका प्रारंभिक इतिहास, वो जानने का प्रयास करते हैं। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ वो पूना के उत्तर में जुन्नार नगर के समीप सिवनेर दुर्ग में, जहाँ एक सिवनेरी का मंदिर भी था। तो पूना के उत्तर में जुन्नार नगर के समीप सिवनेर के दुर्ग में, जिनके पिता थे भोसले वंश के शाहजी भोसले और उनकी पहली पत्नी जीजाबाई के गर्भ से 20 अप्रैल 1627 को इनका जन्म होता है। तो शिवाजी का जो जन्म 20 अप्रैल 1627 को पूना के उत्तर में जुन्नार नगर के समीप सिवनेर के दुर्ग में, इनके पिता थे शाहजी भोसले जो भोसले वंश के थे और उनकी पहली पत्नी जीजाबाई के गर्भ से शिवाजी का जन्म होता है। इसके अलावा जो शाहजी भोसले थे, इनकी दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते होते हैं और ये शाहजी भोसले अपने दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते के साथ ही ज़्यादा टाइम रहते थे, इसलिए इनका सबसे ज़्यादा टाइम जो रहते थे वो तुकाबाई मोहिते के साथ ही रहते थे। कौन? तो शाहजी भोसले। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा बताइए शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, तो वो पहले इनकी जो अपनी पत्नी, इनकी जो अपनी माता थी जीजाबाई। तो शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव इनकी माता जीजाबाई का पड़ा था, क्योंकि ये सबसे कम समय इन्होंने उनके साथ व्यतीत किया था, जीजाबाई के साथ। इसके बाद जो दूसरा व्यक्ति जिनका प्रभाव शिवाजी पर सबसे अधिक पड़ता है वो होते हैं उनके गुरु एवं संरक्षक, जिनका नाम होता है दादाजी कोंडदेव। तो शिवाजी के गुरु एवं संरक्षक के रूप में आपके दादाजी कोंडदेव आते हैं। साथ ही इनके आध्यात्मिक गुरु के रूप में आते हैं रामदास से इन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना, देवता, गौ, ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा किस प्रकार किया जाता है, ये सब की शिक्षा इन्होंने रामदास से ग्रहण किया था। तो ये सब कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि गुरु एवं संरक्षक शिवाजी के कौन थे, तो दादाजी कोंडदेव। आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो रामदास। सबसे ज्यादा प्रभाव शिवाजी का किन पे पड़ा, तो ये माता जीजाबाई पे पड़ा था। इसके अलावा सबसे 1640 ईस्वी में 12 वर्ष की अवस्था में जो शिवाजी का विवाह होता है वो साईबाई निंबाळकर से होता है। इसके अलावा इनके जो पिता थे, जब इनका विवाह हो जाता है तो पूना की जागीर शाहजी भोसले शिवाजी को प्रदान कर खुद बीजापुर के रियासत में नौकरी कर लेते हैं। इसके बाद 1640 के बाद जब ये गद्दी पर आते हैं, जब ये जागीर प्रदान कर देते हैं इनके पिता इनको, तो सबसे पहला अभियान चलाते हैं 1644 ईस्वी में। सबसे पहले 1644 ईस्वी में बीजापुर के तोरण नामक किला पर ये अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद बीजापुर के तोरण नामक किला पर अधिकार करने के बाद अब इनके यहाँ से लूटे गए धन से यहाँ से 5 किलोमीटर दूर रायगढ़ नामक किले का निर्माण करते हैं। तो रायगढ़ नामक किले का निर्माण कर देते हैं। इसके बाद 1648 ईस्वी में पुरंदर के किला को ये छल से ग्रहण कर लेते हैं।
किसके द्वारा? तो नीलोजी नीलकंठ, यानी कि 1644 में सबसे पहले बीजापुर के तोरण नामक किला पर अधिकार कर लेते हैं और वहां से 5 किलोमीटर दूर पूर्व में रायगढ़ नामक एक नए किले का निर्माण करवाते हैं। उसके अलावा 1648 ईस्वी में पुरंदर के किला को छल से जीत लेते हैं। किनके द्वारा? तो नीलोजी नीलकंठ से। उसके बाद 1656 ईस्वी में एक जावली का किला होता है जो मराठा सरदार के अंतर्गत होता है, जिसका नाम था चंद्रराव मोरे। तो इनके कब्जे से भी ये छीन लेते हैं। इसके अलावा 1656 ईस्वी में जो रायगढ़ नामक एक नए किले का निर्माण करवाया था, उस रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लेते हैं। इसके बाद अब धीरे धीरे शिवाजी का क्षेत्र विस्तार होता है और इस क्षेत्र विस्तार के क्रम में इनके पड़ोसी राज्य एवं मुगलों से संघर्ष भी होता है, जो हम आगे इनके सैन्य अभियान के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा पॉइंट आपको छोटे छोटे पॉइंट के रूप में ध्यान रखना है कि 1640 में 12 वर्ष की अवस्था में साहिबाई निंबालकर के साथ इनका विवाह होता है। 1644 ईस्वी में बीजापुर के तोरण पर अपना अधिकार कर लेते हैं और यहाँ से 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित रायगढ़ नामक एक नए किले का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद 1644 के बाद 1648 में पुरंदर के किला को छल से जीत लेते हैं नीलोजी नीलकंठ से। 1656 ईस्वी में जावली के किला को एक मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य के कब्जे से छीन लेते हैं। उसके बाद 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। उसके बाद सैन्य अभियान में आते हैं। तो सैन्य अभियान में जो सबसे पहला सैन्य अभियान इनका होता है शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच। तो बीजापुर के जो सुल्तान रहते हैं, चूंकि इससे पहले इन्होंने बीजापुर के तोरण नामक किला पर अधिकार कर लिया था, इसलिए बीजापुर के जो सुल्तान होते हैं अपने एक सेनापति को भेजते हैं शिवाजी को मारने के लिए। तो शिवाजी के जो बीजापुर के जो सेनापति होते हैं, जिनका नाम था अफजल खान, तो अफजल खान की हत्या शिवाजी 1659 ईस्वी में कर देते हैं। तो ये सबसे पहला सैन्य अभियान था। शिवाजी और जो अफजल खान होते हैं 1659 ईस्वी में इनकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद 1663 ईस्वी में शिवाजी और मुगलों के बीच युद्ध होता है, यानी कि जो मुगल जो शासक थे आपका जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब के जो मामा होते हैं, औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान, ये दक्षिण वाले क्षेत्र में इनको सूबेदार नियुक्त कर भेजते हैं और जो अपनी शक्ति शिवाजी धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, उस शक्ति को रोक देना चाहते हैं मुगल। और इसी क्रम में शाइस्ता खान पे ये शिवाजी आक्रमण करते हैं 1663 ईस्वी में। इस युद्ध में शाइस्ता खान अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भाग खड़ा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए शिवाजी ने शाइस्ता खान पर आक्रमण कब किया था? तो 1663 ईस्वी में किया था। इसके अलावा जो मुगलों का मुख्य व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, जिसमें आर्थिक रूप से अंग्रेज काफी मजबूत हुआ करते थे, वो था सूरत। गुजरात का एरिया था सूरत, और ये सूरत को सबसे पहली बार 1664 ईस्वी में लूटते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं। तो सूरत की लूट सबसे पहले ये 1664 में करते हैं, उसके बाद दूसरी बार 1670 में करते हैं। इसके बाद में 1665 ईस्वी में एक पुरंदर की संधि होती है, जो शिवाजी और आमेर के शासक होते हैं, जिनका नाम होता है जयसिंह। तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच होता है। तो क्या था इस संधि में, वो जानने का प्रयास करते हैं। पुरंदर की संधि के तहत, चूंकि पुरंदर का जो किला था, इस पे जब शिवाजी और मुगलों के बीच जब युद्ध छिड़ता है, तो इस युद्ध में कहीं ना कहीं शिवाजी पराजित होते दिखते हैं और शिवाजी को यह एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमें ये संधि कर लेना चाहिए। तो पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच होता है। तो इस पुरंदर की संधि के तहत जो शिवाजी हैं वो अपना 23 किला मुगलों को दे देते हैं, जिसकी आमदनी होती है 4 लाख ऊन। बाकी जो 12 किला होते हैं वो शिवाजी खुद अपने पास सुरक्षित रखते हैं, जिसकी आमदनी केवल 1 लाख ऊन थी। इसके अलावा औरंगजेब की सेवा में जो आपके शिवाजी होते हैं, शिवाजी अपने बड़े पुत्र संभाजी को औरंगजेब की सेवा में प्रस्तुत करने के लिए मुगलों के दरबार में भेजने का प्रस्ताव भी रखते हैं। जब ये संभाजी वहां जाते हैं तो इन्हें 5000 मनसब भी देते हैं। कौन? तो शिवाजी। इसके अलावा औरंगजेब पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को फरमान एवं खिलअत भी भेंट करता है। तो ये पुरंदर की संधि के तहत आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद शिवाजी की आगरा यात्रा
1666 ईस्वी में। तो जयसिंह के अनुरोध पर शिवाजी जो है औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होते हैं अपने बड़े पुत्र संभाजी के साथ में, साथ ही साथ अपने साथ कुछ लगभग 4000 सैनिक को भी वहां ले जाते हैं। लेकिन औरंगजेब के व्यक्तित्व को देखते हुए ये उन्हें आत्मघाती या विश्वासघाती के नाम से संबोधित करते हैं, जिससे औरंगजेब क्रुद्ध हो जाता है और इनको शिवाजी और शिवाजी के पुत्र को दोनों को बंदी बना लेता है और दोनों को बंदी बनाकर आगरा के जयपुर भवन में रख देता है। लेकिन कुछ समय बाद ही ये फलों की टोकरी जो मुगलों के दरबार से बाहर निकल रहा होता है उसमें ये छिप कर बैठ जाते हैं और फिर बाहर निकल आते हैं। वहां से बाहर निकलकर ये अपने जो क्षेत्र इनके कब्जे से निकल गया था उस पर पुनः अपना अधिकार कर लेते हैं। साथ ही ये सूरत को दूसरी बार दोबारा लूटते हैं। कब? तो 1670 में। तो सूरत की लूट आपको दो बार होती है, सबसे पहले 1664 में और उसके बाद 1670 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद धीरे धीरे अपने क्षेत्रों को जीतने के बाद शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाते हैं 16 जून 1664 को। 16 जून 1664 को कहाँ करवाते हैं? तो ये अपनी जो उसकी राजधानी हुआ करती थी रायगढ़, और रायगढ़ में ये अपना जो राज्याभिषेक करवाते हैं। काशी के एक प्रकांड पंडित होते हैं जिनका नाम था पंडित गंगा भट्ट। तो गंगा भट्ट के थ्रू अपना ये राज्याभिषेक करवाते हैं और एक विशेष उपाधि धारण करते हैं जिनका नाम था हैदर धर्म उद्धारक, साथ ही मराठा कुलभूषण और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि ये आपके शिवाजी धारण करते हैं। तो किस प्रकार आपका ये क्रम रहा, जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं वो आपका डेट वाइज, ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे 1640 में इनका विवाह साईबाई निंबालकर के साथ, 1644 में बीजापुर के तोरण नामक किला पर अधिकार, 1648 में पुरंदर के किला को जीतते हैं, 1656 में जावली के किला को जीतते हैं, 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाते हैं। उसके बाद सैन्य अभियान में 1659 में अफजल खान की हत्या, 1663 में शाइस्ता खान पे आक्रमण, 1664 में सूरत की पहली लूट, 1670 में सूरत की दूसरी लूट, 1665 में पुरंदर की संधि, 1666 में आगरा की यात्रा, ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक। इसके बाद शिवाजी का अंतिम अभियान आते हैं। शिवाजी के अंतिम अभियान के तहत 1676 ईस्वी में कर्नाटक का अंतिम अभियान ही शिवाजी का अंतिम अभियान होता है और इस अभियान में हैदराबाद के मदन्ना एवं अखन्ना के सहयोग से इस क्षेत्र को ये जीत लेते हैं। हालांकि युद्ध करने के पहले ही बीजापुर के जो वहाँ के जो सेनापति होते हैं उनके थ्रू ये संधि कर ली जाती है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि शिवाजी का अंतिम अभियान कर्नाटक का अभियान था और इस कर्नाटक वाले अभियान में हैदराबाद के मदन्ना एवं अखन्ना ने शिवाजी का सहयोग दिया था। इसके बाद इनकी मृत्यु 53 वर्ष की अवस्था में 14 अप्रैल 1680 को हो जाती है। तो इतना आपका महत्वपूर्ण इतिहास जो रहा वो शिवाजी के बारे में रहा। इसके बाद शिवाजी एक कुशल आपके सेनापति के साथ साथ कुशल प्रशासक के साथ साथ आपके शिवाजी के शासनकाल में आपने जो इसकी मुख्य प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी इन्होंने अपने राज्य में क्षेत्र में कायम किया था। तो क्या थी शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था, वो हम जानने का प्रयास करते हैं। तो शिवाजी का जो केंद्रीय प्रशासन था वो मुख्यतः दो भाग में बांटा हुआ था। एक के शासक वो खुद थे, यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, ये न्यायपालिका, ये सब कहने का मतलब हो गया। तो इसका जो संपूर्ण अधिकार था वो शासक के पास अर्थात शिवाजी के पास खुद था। बाकी इनकी शासन व्यवस्था में देख रेख करने के लिए इन्होंने अपनी एक मंत्री परिषद भी बनाई थी और शिवाजी के इसी मंत्री परिषद को अष्टप्रधान भी कहा जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्रियों का योगदान सबसे ज्यादा होता है, इसलिए अष्टप्रधान इन्हें कहा जाता है। यानी कि शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। वो 8 कौन थे? इनमें जो आपका पेशवा होते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वो आपका सबसे पहले पेशवा हो जाता है, जिन्हें हम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। तो शिवाजी के प्रशासन का, राज्य का जो संपूर्ण देखभाल है वो करने का जो श्रेय जाता है वो आपको पेशवा को जाता है। जो आपका सुमंत होते हैं वो आपका विदेश मंत्री, अमात्य आपके वित्त मंत्री होते हैं, सर नौबत सेनापति को कहा जाता है एवं बकाइनिस गुप्तचर विभाग के प्रधान को कहा जाता है।
चिटनीस जो राजकीय पत्र व्यवहार देखने वाला अधिकारी होता है उसे चिटनीस कहा जाता है। पुरोहित आपका धार्मिक मामलों का अधिकारी होता है एवं न्यायाधीश जो होते हैं वो न्याय करने वाले अधिकारी भी होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है कि बताइए जो शिवाजी के जो अष्टप्रधान है उसमें सुमंत कौन होते हैं। तो सुमंत आपके विदेश मंत्री होते हैं, अमात्य वित्त मंत्री होते हैं, सर नौबत सेनापति होते हैं। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको अगर सैन्य प्रशासन की चर्चा किया जाए तो इनके जो जो शिवाजी का जो सैन्य प्रशासन था उसमें सबसे अधिक जो सैनिक आते थे वो मावल प्रदेश के सैनिक आते थे। तो मावल प्रदेश के सैनिक सबसे अधिक भर्ती हुए थे शिवाजी के सैनिक प्रशासन व्यवस्था में। इसके अलावा जो शिवाजी के पैदल सैनिक हैं, शिवाजी के पैदल सैनिक को पायक भी कहा जाता था। शिवाजी का जो सबसे मजबूत पक्ष था वो थी इनकी अस्थाई सेना जिसको इन्होंने पागा कहा था। यानी कि शिवाजी का सबसे मजबूत पक्ष अस्थाई सेना थी और इस अस्थाई सेना को पागा भी कहा जाता है और इस पागा के अंतर्गत अश्वरोही सेना भी आ जाते हैं। तो पागा को आपको दो भागों में बांटा गया था, एक सिलहदार और एक बलगीर। तो जो सिलहदार वो होते थे जो अश्व के साथ साथ अर्थात घोड़े के साथ साथ बाकी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था खुद करते थे, स्वयं करते थे, उन्हें सिलहदार कहा जाता था। बाकी बलगीर जो होते थे वो घोड़े के साथ साथ सभी आवश्यक वस्तुएं सरकार की ओर से अर्थात शिवाजी की ओर से ग्रहण करते थे, उसे बलगीर कहा जाता था। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी और ध्यान रखा जाए तो शिवाजी ने जो तोप, गोला बारूद ये सब जो प्राप्त किया था वो फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था। इसके अलावा इन्होंने जंजीरा द्वीप जो आपका अरब सागर क्षेत्र में पड़ता है यहाँ दरिया सारंग के नेतृत्व में एक जल बेड़ा का भी गठन किया था। तो ये पॉइंट भी आपको इम्पोर्टेंट है। शिवाजी का जो जल बेड़ा था, इनका जो जल बेड़ा उन्होंने मुंबई के जो समीप कोलाबा नामक जगह पे भी इन्होंने स्थापित किया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले जंजीरा द्वीप अरब सागर में दरिया सारंग के नेतृत्व में जल बेड़ा का गठन करते हैं। ये जल बेड़ा आपका मुंबई में कोलाबा के पास स्थित होता है। शिवाजी ने अपने अधिकारियों को, जितने भी अधिकारी थे, इनको भूमि के बदले आपको नगद वेतन देने की प्रथा इन्होंने शुरू किया था। अर्थात जो शिवाजी थे अपने अधिकारियों को नगद वेतन दिया करते थे। राजस्व प्रशासन की बात कर लिया जाए तो शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो के नेतृत्व में भूमि की पैमाइश शुरू की थी, भूमि को मापने की पैमाइश शुरू की थी और इसके लिए इन्होंने काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया था और 20 काठी बराबर आपका 1 बीघा होता था। तो यह आपको ध्यान रखना है। पूछ देता है कि बताइए किस शिवाजी ने भूमि की पैमाइश के लिए किसका प्रयोग किया था। तो काठी या मानक छड़ी का प्रयोग किया था। इन्होंने जो अपना राजस्व जो कर वसूलते थे अपने यहाँ के लोगों से वो प्रारंभ में 33% वसूलते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया। तो पहले 33% लेते थे, बाद में 40% कर दिया गया। साथ ही साथ एक और टैक्स लेते थे जो इम्पोर्टेंट है, चौथ, यानी कि चौथ का मतलब ही हो गया 1/4। ये अपने मुगल वाले क्षेत्र या पड़ोसी वाले क्षेत्र जिस पर इनका अधिकार था उससे वसूल करते थे। यानी कि जो चौथ कर हो गया अर्थात 1/4 ये मुगल वाले क्षेत्र या उनके पड़ोसी क्षेत्रों से वसूल करते थे जिन पर इनका अधिकार होता था। साथ ही साथ एक और फेमस कर है जिसका नाम है सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी जो वसूला जाता था वो अपने यहाँ के लोगों से वसूला जाता था अर्थात मराठों से ही वसूला जाता था, जो उनकी आय का 1/10 अर्थात 10% होता था। तो चौथ आपका 1/4 वसूला जाता था मुगल क्षेत्र या पड़ोसी क्षेत्रों से। सरदेशमुखी मराठों से वसूला जाता था जो उनकी आय का 10% अर्थात 1/10 होता था। इसके अलावा प्रांतीय प्रशासन की बात कर लिया जाए तो प्रांतीय प्रशासन को इन्होंने मुख्य रूप से 3 भागों में बांट रखे थे, एक उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत और दक्षिण पूर्वी प्रांत। तो उत्तरी प्रांत आपका सूरत से पूना तक आता है, दक्षिणी प्रांत आपका जो समुद्र तटीय प्रदेश है वहां से लेके कोंकण वाले क्षेत्र तक आता है और दक्षिणी पूर्वी प्रांत में आपका मुख्य रूप से सतारा, कोल्हापुर, बेलगांव और थारवाल वाला क्षेत्र आता है। तो उत्तरी प्रांत आपका होता है उसमें जो अधिकारी नियुक्त करते हैं वो नियुक्त करते हैं मोरो त्रयंबक पिंगले को। उसके बाद दक्षिणी प्रांत में अन्नाजी दत्तो को और दक्षिण पूर्वी प्रांत में दत्ताजी त्रयंबक को ये अपना अधिकारी नियुक्त करते हैं।
तो ये रहा शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था। तो क्या रहा मराठों का साम्राज्य, क्या रहा शिवाजी का इतिहास और क्या थी उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, ये हम पूर्ण रूप से जान चुके हैं। तो आप इसका रिवीजन बार बार कीजिए। इस वीडियो को 2 बार देखिए, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, 1.5-2 गुना करके देख सकते हैं और बाकी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाइए, आपको फायदा जरूर होगा।